Hello everyone, this is Rahul Pratap Singh and welcome back to my YouTube channel Gurukul Tak. As we were discussing the biology chapter, why do we fall ill, and we have completed some topics like what is health, what are diseases, types of diseases. Today in this video we will be covering the topics like a detailed understanding of infectious diseases, spread of diseases, and various types of treatment and their preventions. सो अगर आपने इस चैप्टर की पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच दैट फर्स्ट। उनका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जा करके उन वीडियोस को फर्स्ट देख लीजिए, उसके बाद जो है आप इस वीडियो पर आइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टॉपिक इन्फेक्शियस डिजीजेस। आपने कभी मेडिकल स्टोर से दवाई खरीदा है? वहां आपको बहुत बहुत अलग अलग तरीके के रंग बिरंगे दवाई दिखी होगी, पर इतने अलग अलग तरीके के दवाई की जरूरत हमें क्यों होती है? तो भाई बीमारी भी तो हमें कई तरह की होती है। फ्लू, जॉन्डिस, डायरिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, अल्जाइमर डिजीज, कॉलेरा, मलेरिया, मिजल्स, कैंसर, चिकन पॉक्स, कितने तरह की बीमारी है। अलग अलग बीमारी, अलग अलग दवाई। अब इनमें से कुछ बीमारी हमारे शरीर के मैल फंक्शन के कारण होता है, जिन्हें हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, और बहुत सारे बीमारी पैथोजेंस यानी जर्म्स के अटैक के कारण होता है, जिन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। अब पैथोजेंस भी तो एक तरह का नहीं होता है। अगर ब्रॉडली भी कैटेगराइज करें तो भी पैथोजेंस के कई टाइप्स हैं। वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, इस तरह के बहुत सारे कैटेगरीज हैं। वायरसेस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, एड्स, इबोला, कोविड-19 इस तरह की बीमारी होती है। बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, लेप्रोसी, प्लेग इस तरह की बीमारी होती है। और फंगाई से नॉर्मली स्किन डिजीजेस जैसे कि रिंग वॉर्म जैसी बीमारी होती है। और प्रोटोजोआ से मलेरिया, कालाजार इस तरह की बीमारी होती है। ये तो सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कभी कभी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि वर्म्स से भी हमें बीमारी होती है, जैसे कि एलिफेंटियासिस। इन तमाम तरह के पैथोजेंस के लाइफ प्रोसेसेस अलग अलग तरह का होता है। जैसे कि वायरसेस बॉडी के सेल के अंदर चला जाता है और वहीं घर बना लेता है, जबकि बैक्टीरिया ऐसा नहीं करता है। वो प्रोटेक्शन के लिए अपने सेल के बाहर सेल वॉल बना लेता है। तो इन अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस को रोकने के लिए दवाई भी अलग अलग होती है। जैसे कि पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स सेल वॉल के फॉर्मेशन को रोकता है, तो ये दवाई बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है, जबकि पेनिसिलिन वायरल इन्फेक्शन पे काम नहीं करता। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स वायरसेस के इन्फेक्शन पे काम नहीं करता। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि फिर कॉमन कोल्ड जैसे वायरल इन्फेक्शन पे डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं? कॉमन कोल्ड, फ्लू इस तरह की बीमारी जो है नॉर्मली वायरसेस के कारण होता है, और इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डैमेज होता है, जिससे वहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे सिंपल वायरल इन्फेक्शन से तो हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो बॉडी का नेचुरल सिस्टम है, जो डिजीजेस से लड़ता है, वो इम्यून सिस्टम आसानी से लड़ लेता है। पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है। उसी को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब किया जाता है। पर चीजें इतनी आसान भी नहीं है कि हर तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे एक ही तरह की दवाई काम करे, या सारे फंगल इन्फेक्शन पे एक ही तरह की दवाई काम करे। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, प्रोटोजोआ इनके बहुत सारे सब कैटेगरीज होता है, और अलग अलग सब कैटेगरीज के पैथोजेंस बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे अटैक करता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है और रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बीमारी ये लाता है। कुछ कुछ बैक्टीरिया गट के लाइनिंग में अटैक करता है और टाइफाइड लाता है, जबकि कुछ बैक्टीरिया लिवर पे अटैक कर जॉन्डिस लाता है। अब वायरसेस की बात करें,
इन्फ्लुएंजा वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करता है और हमें फ्लू होता है। एचआईवी जैसे वायरस बॉडी के लिम्फ नोड पे अटैक करता है और इम्यून सिस्टम को ही वीक बना देता है। जबकि जापानीज एंसेफेलाइटिस का वायरस ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। मलेरिया का प्रोटोजोआ मच्छर के काटने से ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है, फिर वो लिवर से होते हुए रेड ब्लड सेल्स तक पहुंचता है। इन्फेक्शन के अलग अलग तरीके के कारण इन डिजीजेस पे अलग अलग दवाई काम करता है। भले ही जॉन्डिस और ट्यूबरकुलोसिस दोनों ही बैक्टीरिया के कारण हो, पर उन पर एक ही दवाई काम नहीं करती और अलग अलग टिश्यू पे अटैक होने के कारण इन तमाम तरह के डिजीजेस के साइंस और सिम्टम्स भी अलग होते हैं। अगर लिवर टारगेट हो तो जॉन्डिस होता है, अगर ब्रेन टारगेट हो तो सिर में दर्द होता है, उल्टी होती है, बेहोशी आ सकती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टारगेट हो तो सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी होती है। ज्यादातर बीमारी में एक कॉमन इफेक्ट होता है, वो है बुखार आना। जब भी पैथोजेंस बॉडी के अंदर आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने लगता है और वही इम्यून सिस्टम बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, क्योंकि 99-100 डिग्री फ़ारेनहाइट में इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा असरदार होता है और इस टेम्परेचर में जो पैथोजेंस है उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसीलिए छोटे मोटे बुखार में एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन जैसे कि पैरासिटामोल नहीं लेनी चाहिए। बेहतर होता है कि आप एक दिन इंतजार करें और पूरी तरह से लिक्विड डाइट जैसे कि नारियल पानी और फ्रूट जूस पे रहे, स्पेशली साइट्रिक फ्रूट जैसे कि संतरा हो गया। इनमें मिराक्यूलस इफेक्ट होता है, पर बहुत तेज बुखार 103-104 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज्यादा बहुत खतरनाक होता है। यह इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। इसीलिए बुखार बढ़ने से ही हमें अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन्फेक्शियस डिजीजेस के खिलाफ सबसे अच्छा प्रोटेक्शन होता है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर कुछ पैथोजेंस जैसे कि एचआईवी इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है, जो बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने से छोटी मोटी बीमारी भी बड़ी हो सकती है, जैसे कि सिंपल कोल्ड निमोनिया बन सकता है, एक छोटा गट इंफेक्शन बड़ा डायरिया बन सकता है। इम्यून सिस्टम के वीक हो जाने से लोगों के सर्वाइवल चांसेस कम हो जाता है। अपना इम्यून सिस्टम ठीक रखें, फल खाएं, कच्ची सब्जी सैलड के तौर पे खाएं, वेजिटेरियन रहने की कोशिश करें, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करें, खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में कम होता है और कॉर्टिसोल इम्यून सिस्टम को ड्रास्टिकली नीचे ले जाता है। इसीलिए खुश रहने की कोशिश करें, जीवन के छोटे छोटे बातों पे खुशी ढूंढें, दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने परिवार के साथ समय बिताएं। नंबर के पीछे भागते हुए पागलों की तरह ना पढ़े, इससे आज तक किसी को कुछ नहीं मिला है। और हां, सारी बातें एक तरफ और ये दूसरी तरफ, ध्यान करें। जब आप करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे जीवन में पड़ सकता है। ये हमारे शरीर को स्ट्रांग करता है और मन को बहुत हद तक शांत करता है, जिससे कि हमारा इंटेलेक्ट भी तेज होता है। जब भी किसी को सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसे यही एडवाइस किया जाता है कि वो कम्युनिटी में लोगों के साथ ज्यादा घुले मिले ना। लेकिन ऐसा एडवाइस क्यों किया जाता है? क्योंकि इस तरह की जो बीमारी है, सर्दी खांसी फिर फ्लू, इस तरह की बीमारी जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला बीमारी है। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यहाँ पर लंग्स। तो इस तरह की जो बीमारी है ये खासकर इस जगह पे वो जो जर्म्स होता है, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो सारे जर्म्स जो है इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो पनपता है, वहीं पर वो रहता है। अब जब कोई बीमार इंसान, इस तरह की बीमारी से ग्रस्त कोई इंसान जब बात करता है तो फिर हवा निकलती है लंग्स से,
सो उस दौरान ये जो हवा निकलती है लंग्स से और मुंह से वो बाहर निकलता है, तो यहां पर कुछ ड्रॉपलेट्स भी बाहर निकलता है। जब ये सांस छोड़ता है तब भी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलता है। अब ये ड्रॉपलेट्स चूंकि लंग्स से होते हुए ही बाहर निकला है, तो इन ड्रॉपलेट्स में होते हैं इस बीमारी के जर्म्स, चाहे वो बैक्टीरिया से हो या वायरस से हो, जो भी जर्म्स है वो जर्म्स इन ड्रॉपलेट्स में होता है। अब जब कोई स्वस्थ इंसान, हेल्दी इंसान इस इंसान के करीब आता है, तो सांस लेने के दौरान यही सारे ड्रॉपलेट्स जो है सांस लेने के दौरान इस स्वस्थ इंसान के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, और ये इंसान भी, स्वस्थ इंसान भी इसके कांटेक्ट में आने से, बीमार इंसान के कांटेक्ट पे आने से ये भी बीमार पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर इस तरह की बीमारी हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी हो, तो स्वस्थ लोगों से या कम्युनिटी से, बाकी लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह की जो बीमारी है ये किस तरह से स्प्रेड कर रहा है? ये एयर से स्प्रेड कर रहा है। इस तरह की बीमारियों को एयरबॉर्न डिजीज भी कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, मिजल्स हो गया, तो इस तरह की बीमारी एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ये फैलता है। यहां पर ध्यान दें, कॉमन कोल्ड, फ्लू, मिजल्स ये सारे वायरसेस के कारण होता है, जबकि ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। ये भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी ही है। वह सिर्फ हवा से ही डिजीज स्प्रेड नहीं करता, और भी तरह तरह के मीन्स है डिजीज के स्प्रेड करने के। जैसे कि एक कॉमन जो मीन है वो है वाटर, पानी से भी डिजीज स्प्रेड करता है। कैसे स्प्रेड करता है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान ले कि गट इन्फेक्शन से बीमार है ये लड़का, इसने खुले में शौच कर दिया, और वो भी नदी के किनारे। अब ये पानी से बहते हुए यही शौच जो है, जहां पर कि इन्फेक्शस एजेंट्स है, चूंकि ये बच्चा खुद उस इन्फेक्शन से पीड़ित है, तो इसके मल में भी वो इन्फेक्शस एजेंट, दैट मीन वो जर्म रहेगा। अब ये पानी में जाके, नदी के पानी में जाके घुल मिल गया। अब यही पानी अगर कोई दूसरा पीने के लिए या खाना पकाने के लिए यूज करता है, नॉर्मली खाना पकाने से जर्म जो है वो मर जाता है, अगर पीने के लिए वो पानी यूज किया जाए तो फिर उस पानी में ये जर्म चूंकि रहेगा और दूसरे के पेट में वो पहुंचेगा, तो वो दूसरे भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। इस तरह का जो डिजीज का स्प्रेड है, इस तरह जो स्प्रेड करने वाले कुछ डिजीजेस के नाम है कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, इस तरह की बीमारी पानी से फैलता है। अब देखिए, कुछ बीमारी ब्लड से भी फैलता है। किस तरह से ब्लड से फैल सकता है? मान ले कोई नाई किसी का दाढ़ी बना रहा है, और ये इंसान कुछ ऐसे बीमारी से ग्रस्त है जो कि खून से एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है, खून में जो जर्म एग्जिस्ट करता है। अब मान ले दाढ़ी बनाते हुए इसका फेस में कहीं पर कट जाता है और उसमें खून लग जाता है। अब ये नाई ब्लेड को चेंज नहीं करता है, मान ले ब्लेड को चेंज किए बिना दूसरे का दाढ़ी बनाता है और उसका भी कट जाता है फेस, तो उस दौरान भी ये जो जर्म है, ये जर्म माइक्रोब जो है, ये दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। एक दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान ले किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है और सेम सिरिंज से दो इंसानों को इंजेक्शन दिया गया, जबकि नॉर्मली आजकल ऐसा नहीं होता है, डिस्पोजेबल सिरिंज मिलता है, पहले के दिनों में ऐसा हुआ करता था। अब मान ले कोई बीमार इंसान, उसे सिरिंज से इंजेक्शन दिया गया और उसमें वो बीमारी है जो कि खून से फैल सकता है, फिर उसी सिरिंज से अगर दूसरे को इंजेक्ट किया जाए तो फिर वो बीमारी दूसरे तक पहुंच सकता है। ऐसा एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स, इस तरह की बीमारी है जो कि खून से फैलता है। बॉडी फ्लूइड से भी इस तरह की बीमारी जो है वो फैल सकता है, खासकर HIV एड्स। बॉडी फ्लूइड्स मतलब, यहां पर मैं एक खास चीज मेंशन करना चाहूंगा जिससे कि एड्स होने का खतरा रहता है, काफी ज्यादा खतरा रहता है, वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने वाला बॉडी फ्लूइड। सो इस तरह के बॉडी फ्लूइड के एक्सचेंज के दौरान भी ऐसी बीमारी फैल सकता है, खासकर HIV एड्स।
आगे बढ़ते हैं। यहां पर बॉडी फ्लूइड के कैटेगरी में ही आता है सलाइवा, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल मेंशन होना जरूरी है, रीजन आपको समझ में आ जाएगा। सलाइवा से भी बहुत सारे डिजीज, लार, सलाइवा मतलब लार, लार से भी बहुत सारा डिजीज स्प्रेड करता है। किस तरह से स्प्रेड कर सकता है? मान ले कि एक ही साथ बहुत सारे इंसान एक ही थाली में खाना खा रहा है। इस दौरान अगर कोई एक इंसान इस तरह के बीमारी से ग्रस्त हो जो बीमारी सलाइवा से स्प्रेड कर सकता है, तो फिर वो बीमारी दूसरे तक भी पहुंच सकता है। और किसिंग से भी सलाइवा से स्प्रेड होने वाला बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में पहुंच सकता है। कुछ एग्जांपल्स है, हेपेटाइटिस बी, फ्लू, राइनो वायरस भी इस तरह से फैलता है जो कॉमन कोल्ड का कारक है। तो इन एग्जाम्पल में देखें एचआईवी एड्स नहीं है। भले ही एचआईवी एड्स ब्लड से फैले और साथ ही साथ सेक्सुअल ऑर्गन से निकलने वाले फ्लूइड से फैले, लेकिन ये सलाइवा से नहीं फैलता है। इसीलिए सलाइवा को एक स्पेशल मेंशन के तौर पे अलग से मेंशन किया गया। अब कुछ बीमारी जो है वो टच से भी फैल सकता है, जैसे कि रिंग वॉर्म्स और चिकन पॉक्स। ये रिंग वॉर्म है, दाद जिसे हम कहते हैं। दाद टच से भी फैल सकता है, इतना संक्रामक होता है ये। दूसरे के कपड़े पहनने से भी, यूज करने से भी ये फैल सकता है। चिकन पॉक्स, ये रहा चिकन पॉक्स का एग्जांपल, आपको पता ही होगा चिकन पॉक्स क्या है। सो चिकन पॉक्स भी छूने से फैल सकता है। अब कुछ बीमारी ऐसी भी है जो कि एनिमल्स या इंसेक्ट्स से फैलता है, जैसे कि मलेरिया, रेबीज, डेंगी फीवर। इस तरह की बीमारी एनिमल्स या इंसेक्ट से फैलता है। मच्छर के काटने से हमें पता है मलेरिया होता है, और मच्छर के काटने से डेंगी फीवर भी होता है। तो वो जो बीमारी है मलेरिया का प्रोटोजोआ जो है और डेंगी का वायरस जो है, ये मच्छर कैरी करता है। इसे वेक्टर कहा जाता है। इस तरह के कैरियर जो होता है इसे वेक्टर कहा जाता है। तो मच्छर उसे कैरी करता है, और जब एक बीमार इंसान को काटने के बाद वो किसी स्वस्थ इंसान को काटता है, तो वो स्वस्थ इंसान भी उस बीमारी से ग्रस्त हो सकता है। तो यहां पर कैरियर कौन हुआ? स्प्रेड ऑफ डिजीज कौन कर रहा है? वो इंसेक्ट कर रहा है। एनिमल भी डिजीज स्प्रेड करता है, जैसे कि रेबीज को स्प्रेड करता है कुत्ते, पागल कुत्ते, जिसे हम पागल कुत्ते कहते हैं। तो एक पागल कुत्ता जिसमें कि रेबीज का वायरस होता है, वो किसी स्वस्थ इंसान को काट दे तो उसे भी रेबीज हो सकता है। जब भी आप बीमार पड़ते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप रेस्ट लें, और डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स, दवाई प्रेस्क्राइब करते हैं। वैसे डॉक्टर आपको ये क्यों सजेस्ट करते हैं, एडवाइस क्यों देते हैं कि आप रेस्ट लें? क्योंकि रेस्ट लेने से हमारा बॉडी एनर्जी को प्रिजर्व करता है, और वही एनर्जी हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा वॉरियर है जर्म्स के खिलाफ, वो इम्यून सिस्टम उसी एनर्जी को यूज करता है, एंटीबॉडीज बनाता है और डिजीज से लड़ता है। अब डॉक्टर जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन भी दो तरह का होता है। एक तो जो सिम्टम्स को ट्रीट करे, और दूसरा जो डिजीज को ट्रीट करता है। सिम्टम्स को ट्रीट करता है, जैसे कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो सिर में दर्द होता है, बदन दर्द होता है, बुखार आता है, तो कुछ दवाई बुखार को कम करता है, इन्हें हम एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन कहते हैं। और कुछ दवाई, ये जो दर्द है, बदन दर्द, सिर दर्द, इसे दूर करता है, जिसे कि हम एनाल्जेसिक्स कहते हैं। तो डॉक्टर इस तरह की मेडिसिन भी देते हैं, और साथ ही साथ डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीवायरल दवाई, अगर वो एंटीवायरल अवेलेबल है, तो हर तरह के वायरस के लिए एंटीवायरल अवेलेबल नहीं होता है। और बैक्टीरिया वाले डिजीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स, और अगर मान ले मलेरिया जैसे बीमारी हो गई जो कि प्रोटोजोआ से होता है, तो उस तरह के केसेस में क्विनाइन जैसी दवाई दी जाती है। तो इस तरह से डॉक्टर दो तरह का मेडिसिन देते हैं, एक तो सिम्टम्स को ट्रीट करता है, दूसरा डिजीज को ट्रीट करता है, और दवाई लेने से हम कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन भले ही हम स्वस्थ हो जाएं, पूरी तरह से हेल्दी हो जाए, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट सिस्टम है, दवाई लेके बॉडी को ट्रीट करना, इस ट्रीटमेंट सिस्टम का अपना ड्रॉबैक्स है। किस तरह का? जैसे कि मान ले आप बीमार पड़े और आपने दवाई लिया, लेकिन आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको दवाई प्रेस्क्राइब किया, आपने दवाई लिया, और आप तुरंत तो ठीक नहीं हो जाते हैं ना, इसको समय लगता है। सो ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन समय लगता है ट्रीटमेंट को।
तो उस दौरान पेशेंट को काफी कष्ट होता है और साथ ही साथ वो कुछ काम नहीं कर पाता है। तो काम नहीं कर पाता है मतलब पर्सनल फाइनेंशियल लॉस है, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं पूरे सोसाइटी के लिए वो एक इकोनॉमिक लॉस है। और साथ ही साथ ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, नोट करने लायक है कि भले ही हमारा मेडिकल सिस्टम कितना भी स्ट्रांग हो, हमारा ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन डिजीज से ऑर्गन्स का पार्शियली सही डैमेज होने का एक चांस रहता है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस का पेशेंट महीनों, हो सकता है बरसों, वो पूरी तरह से सांस नहीं भर पाता है, इतना डैमेज हो जाता है उसके लंग्स, भले ही ट्रीटमेंट कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो। तो इस तरह से आप देखिए डिजीज होने से ऑर्गन्स का पार्शियली सही डैमेज होने का चांसेस रहता है। सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ ट्रीटमेंट। अब अगर इसको टाइम लगे, एक पेशेंट को ट्रीट करने में टाइम लगे, तो उस दौरान वो पेशेंट दूसरों तक वो डिजीज स्प्रेड कर सकता है। अगर कोई दूसरा हेल्दी इंसान उस पेशेंट के करीब आ जाए तो वो पेशेंट उस डिजीज को स्प्रेड कर सकता है। तो इस तरह से आप ये पाएंगे कि भले कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो ट्रीटमेंट, इसका अपना ड्रॉबैक्स है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रिवेंशन, एक डिजीज का प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट मतलब उसको बीमारी हुई है और फिर हम कुछ दिनों तक उसे ट्रीट कर रहे हैं, जिसका अपना ड्रॉबैक्स है, तो इससे बेहतर होगा उसे प्रिवेंट कर लिया जाए। अब जो बीमारी है वो तो अलग अलग तरीके से स्प्रेड करता है, कोई पानी से स्प्रेड करता है, कोई हवा में स्प्रेड करता है। तो इसीलिए अलग अलग तरह का जो मोड में स्प्रेड करने वाली बीमारी है उसके लिए अलग अलग तरह का प्रिवेंशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि डिजीज किस तरह से स्प्रेड कर सकता है, हवा से कर सकता है, पानी से कर सकता है, ब्लड से कर सकता है, सलाइवा से कर सकता है, छूने से भी बहुत सारी बीमारी स्प्रेड करता है, और कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स से फैलता है। जैसे एयर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह की बीमारी एयर से स्प्रेड करता है, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस हो गया, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू हो गया। तो इस तरह की बीमारी जो है हवा से स्प्रेड करता है। कैसे? ये मान ले पेशेंट है जिसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाला बीमारी है, ये जब खांसता है या बात करता है, इवन जब सांस छोड़ता है, उस दौरान हवा बाहर निकलती है और उसी हवा में बहुत सारे ड्रॉपलेट्स निकलता है। इन ड्रॉपलेट्स में उस बीमारी का जर्म रहता है। जब कोई हेल्दी इंसान इस बीमार इंसान के आसपास पहुंचता है तो यही सांस लेने के दौरान यही जर्म्स इसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है और फिर ये भी बीमार पड़ सकता है। तो इसे रोकने का कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं। जैसे कि किसी जगह पे मान ले कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाली बीमारी जो है ये फैल रही है, तो उस जगह पे हम ओवर क्राउडेड प्लेसेस से बच सकते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, वहां से हम बच सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैंडेटरी हो मार्केट जाना वगैरह तो हम मास्क का यूज कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक हम इस डिजीज से बच सकते हैं, इस तरह के रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बच सकते हैं। अब कुछ बीमारी जैसे कि कॉलेरा, हेपेटाइटिस, ये पानी से फैलता है। इसके लिए क्या उपाय होगा? जो पानी हम पीते हैं उसे पीने से पहले हम ट्रीट कर ले, प्रॉपरली ट्रीट कर ले। जैसे कि हो सकता है हम पानी को उबाल ले, या फिर कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि रिवर्स ऑस्मोसिस का भी हम सहारा ले सकते हैं। इस तरह से हम पानी को ट्रीट करके पिए तो इस तरह के डिजीजेस जैसे कि कॉलेरा, हेपेटाइटिस, इनसे हम बच सकते हैं। और कुछ बीमारी ब्लड से फैलता है। कैसे, किस तरह से? मान ले कि किसी को इस तरह का बीमारी है जो ब्लड से फैलता हो और वो नाई के पास गया दाढ़ी बनाने, वो दाढ़ी बना रहा नाई, अब इसके फेस में छोटा सा कट आ गया और वही ब्लड इसके रेजर में चला गया, ब्लेड में चला गया। अब अगर ये ब्लेड को बिना बदले किसी दूसरे इंसान को शेव करता हो और उसका भी फेस अगर कट जाए तो फिर वो ब्लड से ट्रांसफर होने वाला या ब्लड के थ्रू स्प्रेड करने वाला जो डिजीज है दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है। या फिर मान ले एक ही सीरिंज से 2 इंसान को इंजेक्ट किया जा रहा है वैक्सीन, तो ऐसे केस में एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी इंसान तक वो डिजीज फैल सकता है। तो इसे हम कैसे रोक सकते हैं? वैसे आपको तो दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं होगी फिलहाल, लेकिन 2 साल 3 साल बाद आपको दाढ़ी बनाना होगा। तो वैसा सिचुएशन में अगर आप किसी नाई के पास जाएं तो ये इंश्योर कर ले कि वो ब्लेड को चेंज करे दाढ़ी बनाने से पहले।
और सीरिंज की बात अगर करें तो अभी तो ये कॉमन नॉर्म हो गया, कॉमन प्रैक्टिस हो गया कि हम डिस्पोजेबल सीरिंज यूज करते हैं। फिर भी ये इंश्योर कर लेना बेहतर होता है कि जो सीरिंज यूज किया जा रहा वो डिस्पोजेबल सीरिंज हो। अब कुछ बीमारी, कुछ डिजीज सलाइवा से स्प्रेड करता है, जैसे कि हेपेटाइटिस। तो ऐसा सिचुएशन में हमें जूठा खाने से बचना चाहिए। कुछ बीमारी जैसे कि रिंग वॉर्म, दैट मीन दाद, इस तरह की बीमारी जो है, स्किन डिजीजेस खासकर, ये छूने से फैलता है और दूसरों के सामान यूज करने से भी फैलता है, जैसे कि दूसरे के कपड़े पहनने से या फिर दूसरे का कंघी यूज करने से फैलता है। तो यह बेहतर होता है कि हम दूसरे का सामान यूज ना करें। अब कुछ बीमारी जैसे कि डेंगू फीवर, मलेरिया, ये मच्छर से फैलता है, इंसेक्ट से फैलता है। तो इसे अगर फैलने से रोकना है तो फिर हमें इन इंसेक्ट्स का, मच्छर का ब्रीडिंग को ही बंद करना होगा। तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत साफ सुथरा रख सकते हैं, जिससे कि मच्छर अंडे ना दे सके, जिससे कि इनका नंबर्स ना बढ़े। तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रख के इस तरह की बीमारी, डेंगू फीवर, मलेरिया वगैरह को रोक सकते हैं। अब प्रिवेंशन का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है इम्यूनाइजेशन। बच्चों को जो वैक्सीन दिया जाता है, जब वैक्सीन दिया जाता है तो उससे हमें फायदा क्या पहुंचता है? जो वैक्सीन में होता है वो होता है डेड या फिर वेरी वीक बैक्टीरिया या वायरस। ये बहुत वीक होता है या डेड होता है। जब इसे इंजेक्ट किया जाता है तो होता क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। और इम्यून सिस्टम का अपना एक मेमोरी होता है, उस मेमोरी में उस बैक्टीरिया या वायरस को वो अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है कि आगे अगर इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस आए तो इसी तरह का एंटीबॉडीज इसे बनाना है, ये वो रजिस्टर करके रखता है। तो आगे चल के जब इस तरह का बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है तो इम्यून सिस्टम रेडी रहता है बिल्कुल, और वो तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जिससे कि वो अच्छी तरह से उन जर्म्स के साथ लड़ सके। और चूंकि जब इंजेक्ट किया जाता है ये डेड होता है या वेरी वीक होता है, इसीलिए ये बॉडी के अंदर फ्लरिश नहीं कर पाता है, ये अपना नंबर को बढ़ा नहीं पाता है। तो इम्यून सिस्टम उस दौरान एंटीबॉडीज बना लेता है और इन वेरी वीक बैक्टीरिया वायरसेस को वो मार देता है। लेकिन वो ऑलरेडी वो अलर्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है, उसके मेमोरी में स्टोर हो जाता है इस तरह के बैक्टीरिया और वायरस के लिए इस तरह के एंटीबॉडीज बनाना है। तो आगे जब ऐसे पैथोजेंस बॉडी के अंदर जाता है तो ये रेडी, ऑलरेडी रेडी जो इम्यून सिस्टम है वो तुरंत एंटीबॉडीज बनाने लगता है, जिससे कि वो जो बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर गया वो फ्लरिश नहीं कर पाता है। तब तक इम्यून सिस्टम ऑलरेडी एंटीबॉडीज बना देता है और उनको मार देता है। अगर इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ होता तो जब तक इम्यून सिस्टम ये डिटेक्ट करता कि उन बैक्टीरिया वायरस के लिए किस तरह का एंटीबॉडीज बनाना है, उतने समय में ये बैक्टीरिया वायरस जो पैथोजन है ये अपना नंबर को इतना बढ़ा लेता कि हो सकता है इम्यून सिस्टम उससे लड़ने में नाकाम रह जाए। तो इस तरह से इम्यूनाइजेशन, ये प्रोसेस जो है ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोसेस है डिजीजेस को प्रिवेंट करने में। So, with this, we come to an end of this chapter, Why Do We Fall Ill? For more upcoming videos, press the bell icon so that you will get notified. So, thank you for watching this video. I hope you liked this video and it is useful to you. बहुत सारी और भी वीडियोस के लिए do subscribe my channel गुरुकुल तक. So with this is Rahul Pratap Singh signing off, and till we meet